रास्ते कहीं नहीं जाते साहब, जाना आपको ही पड़ेगा। कार वाले से बोलकर रघु वापस अपनी कार ठीक करने लगा। कार वाले का परिवार को बड़ा अजीब लगा। तभी वो कार वाला बोला, अरे भाई इतना उखड़ क्यों रहे हो? रात का अंधेरा है, अनजान शहर, अनजान हाईवे, रास्ता नहीं मालूम था तो पूछ लिया। देखिए एक काम करिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक होटल है, आप वहाँ चले जाइए और सुबह होते ही निकल जाइएगा। रघु की बात सुन कार वाला बोला, अच्छा चलता हूँ भाई, अगर आपको कहीं लिफ्ट दे दूँ क्या? इस पर रघु बोला, नहीं नहीं, मेरी गाड़ी हमेशा ख़राब होती रहती है और मैं हमेशा इसे ठीक करता रहता हूँ। कार वाले की पत्नी उससे कहती है, सुनिए आप यहाँ से चलिए, मुझे ये आदमी सही नहीं लगता, पता नहीं कब से अजीब अजीब बातें कर रहा है। कार वाला अपनी गाड़ी लेकर चल देता है और रघु उन सबको जाते हुए देखकर हंसने लगता है। कार वाला पीछे पलट कर देखता है तो रघु अपनी गाड़ी के साथ गायब था। वो अपनी पत्नी को बताता है तो वो कहती है, लगता है आपने चढ़ा रखी है, शायद उसकी गाड़ी ठीक हो गई होगी, वो चला गया होगा। कार वाला चुपचाप था क्योंकि उसे विश्वास था कि जो उसने देखा वो सच है। आगे जाते हुए रास्ते पर एक हिरन बीच सड़क पर आ गई और उसने झटके से गाड़ी रोकी। तब तक गाड़ी एक पेड़ से टकरा चुकी थी। उनके बच्चों की नींद इस अचानक झटके से खुल गई और वो घबराकर कार से बाहर निकले। उनके माता पिता भी निकले लेकिन माँ नहीं निकली, वो बैठी रही। तभी एक बच्चा बोला, पापा ये क्या हुआ, हिरन तो मर गया। इस पर कार वाला बोला, हाँ बच्चों जल्दी करो, कार में बैठो, हमें निकलना होगा यहाँ से। वो सब जल्दी से कार में बैठते हैं और कार स्टार्ट करने लगते हैं, पर कार अब चालू ही नहीं हो रहे थे। सब परेशान हो गए और लगभग आधे घंटे तक वो लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहे, पर कार चालू ही नहीं हुई। अचानक उधर से रघु कार से गुजरा और उनको देखकर अपने हाथ को हेलो में हिलाया। कार वाला उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश किया पर वो रुका ही नहीं, वो हंसता हुआ आगे निकल गया। ये देख कार वाला और उसकी पत्नी एकदम हताश होकर इधर उधर देखने लगे। अब उन्हें डर भी लग रहा था, और डरे भी क्यों ना, आखिर वो एक घने जंगल के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे हाईवे पर खड़े थे जहां ना कोई इंसान था और ना ही कोई वाहन, सिर्फ डरावना जंगल और उनसे आती भयानक अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें जिसे सुनकर बच्चे डर रहे थे और दोनों पति पत्नी भी सहमे हुए थे। ऊपर से उस रघु की अजीबोगरीब हरकतें उनको डराने के लिए काफ़ी थी। पापा हमें डर लग रहा है, यहाँ से जल्दी चलिए। इस पर कार वाला बोला, हाँ बेटा, कार में कुछ दिक्कत आ गई है, तुम लोग बैठो, मैं मैकेनिक देखने जाता हूँ। सुनो बच्चों, तुम अंदर ही बैठे रखना, और सुनो तुम बच्चों का ख्याल रखना। वो अपनी पत्नी से कहता है और सड़क पर आगे बढ़ता है। सड़क एकदम सुनसान, सिर्फ लाइटों की रोशनी और अजीब आवाज़ें। वो पढ़ते हुए भी डर रहा था। तभी अचानक उसे सामने से एक साया नजर आता है। उसे देखकर वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और पूछता है, अरे सुनो, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? वो अजीब साया पूरे सफ़ेद कपड़े पहने, मुंह पर ओढ़नी की तरह, सर पर साड़ी लिए हुए वो एक महिला लग रहे थे। वो कार वाला फिर उससे पूछा, अरे आप बताते क्यों नहीं, अगर कोई नहीं भी है तो बता दीजिए। इस पर वो साया बोला,
बाबू यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम मेरे घर चलो, आज रात मैं तुम्हें वहाँ बिताने दे सकती हूँ। इस पर कार वाला बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी है। कहकर वो जल्दी से वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया और वो साए के सर से हवा से पल्लू हट गया तो अचानक से उसका शरीर उस आदमी को नजर आने लगा। कार वाला उसका शरीर देखकर पूरी तरह से चौंक गया। उसका पूरा शरीर तो था मगर उसका सिर ही नहीं था और वो साया तभी एकदम से गायब हो गया। कार वाला पलट कर देखा तो फिर वहां अब कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि ये सब कैसी घटनाएं उसके साथ घट रही है। कहीं ना कहीं वो भी अब डर रहा था। उधर कार में उसके परिवार के साथ भी। मम्मी, वो सड़क पर कौन औरत चल रही है? तभी उनकी मम्मी, जिनका नाम रीता था, उन्होंने कहा, कौन बेटा? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ मम्मी, वो देखो, सच में वो जा रही है वहां पर। इशारा करते हुए उसके एक बच्चे ने कहा, अरे हाँ, वो तो एक औरत है, रुको मैं उससे पूछती हूँ। वो कार से उतरकर उसे आवाज लगाती है और रोकते हुए कहती है, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। और वो औरत उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ने लगती है। रीता सड़क पार करके उस बेहद काली रात को उस घने काले जंगल में उस औरत को रोकने के लिए जाती है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? कब से कह रही हूँ रुक जाओ रुक जाओ, पर तुम रुकती क्यों नहीं? कहते हुए वो तकरीबन 50-60 मीटर आगे जंगल में बढ़ चुके थे। तभी अचानक वहां वो देखती है कि वो साया एकदम से गायब हो चुका था। वो इधर उधर घबरा कर देखने लगती है और सोचने लगती है कि वो अचानक से कहाँ चली गई। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वो धीरे धीरे डरते डरते पीछे देखती है और वो चीज एकदम से गायब हो जाती है। तभी उसे आगे की ओर एक झटका लगता है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गुजरा। वो तुरंत आगे घूमती है तो वहां पर भी कुछ नहीं था। तभी सियारों के रोने की आवाज आती है। रीता डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी और उसे तभी अपने बच्चों का ख्याल आता है कि वो अपने बच्चों को कार में अकेले छोड़ आई। वो भागकर कार के पास पहुंचती है तो ये देखकर वो हैरान थे कि उसके दोनों बच्चे वहां से गायब हो चुके थे। वो तुरंत चिल्ला चिल्ला कर उनको आवाज देने लगती है और रोने लगती है। उस सुनसान हाईवे और घने जंगल में उसकी आवाज पूरी तरह से गूंज रहे थे। चट्टानों से लेकर सोए पक्षी पक्षुओं की आवाज उसकी चीख सुनकर जाग गए। रीता चिल्लाते चिल्लाते कार के पीछे वाले जंगल में पहुंच जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो कुछ ही दूरी पर वो साया फिर नजर आता है। रीता उसे फिर से आवाज देती है पर वो साया बिना कुछ सुने और बोले बस आगे बढ़ती जा रहे थे। रीता उसके पीछे जाने लगती है। तभी किसी तरफ से उसके एक बच्चे की आवाज आती है। रीता घबरा कर चिल्लाई और जोर जोर से रोने लगी। वो महिला उस साए को छोड़कर अपने बच्चों को रोने की दिशा में भागती है और कुछ ही दूरी पर जाने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका एक बेटा वहां पर मरा पड़ा हुआ था जिसका सीना चीरकर दिल निकालकर किसी ने आधा खाकर वहीं लाश फेंक दिया था। वो दृश्य देखकर वो तो जैसे पागल सी हो गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। वो दृश्य देखकर कोई भी हताश हो जाता। पीछे से रीता के कंधे पर तभी कोई हाथ रखता है और वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो उसका पति अनमोल था। तभी अनमोल कहता है,
क्या हुआ? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो कार में होना चाहिए। तभी रीता ने सामने की तरफ इशारा किया। अनमोल ने देखा तो वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगा। कहीं दूर से फिर उसके दूसरे बेटे की चीख सुनाई दी और वो सुनकर अनमोल जल्दी से वहां से अपनी पत्नी को लेकर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे उसके कपड़े नजर आए। वो देखकर दोनों घबरा गए और वहीं पर बैठकर रोने लगे। तभी ऊपर पेड़ से एक लाश पेड़ की लताओं में लिपटे हुए नीचे गिरी और वो उसे देखकर चिल्ला उठे और जल्दी से लताओं को खोल कर देखे तो वही उसका दूसरा बेटा था। वो भी मारा जा चुका था और उसकी हालत भी बिल्कुल पहले वाले बेटे की तरह हो गई थी। दोनों पति पत्नी एकदम डरकर और घबराकर बेतहाशा भागने लगे। तभी पत्नी का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। तभी उसके गले में एक फंदा आकर फंसा और वो ऊपर हवा में उठने लगी। अनमोल चिल्लाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तब तक उसकी पत्नी भी दम तोड़ चुके थे और फंदा ढीला होकर नीचे गिर गया। उसका पति उसकी सांसें देखता है मगर वो तब तक मारी जा चुकी थी। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने की आहट होती है। अनमोल घबराया हुआ पागलों की तरह भागने लगता है। वो भागते हुए अपने कार के पास पहुंचता है तो वो साया उसके पीछे वहां कार तक आ जाता है। उसे देखकर वो फिर सड़क की ओर भागता है और जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचता है उसे एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी उड़ाते हुए आगे चली जाती है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रघु की ही थी जो इनसे शुरुआत में मिला था। तभी रघु के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरती है और रघु अपने आप से ही कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर मरने के लिए। और फिर कुछ ही दूर आगे जाकर रघु समेत वो गाड़ी हवा में जैसे गायब सी हो गई, जैसे पहले वहाँ वो थी ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के कौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा
पहले 500 निकालो, फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठे हुए थे और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पहुँचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहते, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब ज़रा जल्दी कीजिएगा, मौसम ख़राब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे। जब उसने घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफ़ी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा, क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माता जी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नज़र वहीं पास ही के सामने के दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फ़ोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फ़ोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था। दुर्गेश की बात सुन उन माता जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन? अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को? और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे? इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई
उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई। वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहां पर आई हुई थी। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था। और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।